नमस्ते बच्चों, मैं पुष्पा पालकर ठाणे महानगर पालिका के वर्चुअल क्लासरूम में आज आपका फिर से स्वागत है। क्यों बच्चों, सब पढ़ाई कर रहे हो ना? चालू है ना आपकी पढ़ाई? देखो अभी परीक्षा की तारीख डिक्लेयर होने वाली है और आपको एकदम से तैयार होना है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं क्या करूं, खाली मैंने यूट्यूब देखा है, व्हाट्सअप देखा है, दीक्षा ऐप देखा है, सिर्फ देखा है, ये आपने नहीं करना है। आपने प्रॉपरली लिखना है। जो भी आप वीडियो देख रहे हो, जो भी आप यूट्यूब से देख रहे हो, दीक्षा ऐप से देख रहे हो, या व्हाट्सएप से देख रहे हो, जूम से देख रहे हो, या अपनी गूगल मीट से हम पढ़ाई कर रहे हो, जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको सब लिखना है और लिख कर वो आपको याद करना है। क्योंकि परीक्षा की जब तारीख डिक्लेयर होगी तो आपको दिल में डर नहीं बैठना चाहिए कि अभी मैं परीक्षा में क्या लिखूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अभी जोर से पढ़ाई कर रहे हो और इतने जोर से पढ़ाई कर रहे हो, इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो। अभी तो ठंडी का मौसम भी है, सुबह सुबह जरा उठने को तकलीफ होती है, लेकिन जो बच्चे रात को जल्दी सोते हैं और सुबह को जल्दी उठते हैं, वे बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे प्रगतिशील बच्चे होते हैं और आपको ये करना ही करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम 10वीं की जो कविता है समता की ओर, इनके लेखक जी है मुकुटधर पांडे। ओके, और इसमें कविता में मैंने आपसे यूट्यूब से जो सुनील दरेकर जी है, उनका थोड़ा मैंने ये लिया है, पिक्चर लिए हैं। तो उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि यूट्यूब से ऐसे कोई हमें चित्र मिलते हैं आपको बच्चों को पढ़ाई का जरिया अच्छे से समझ में आने के लिए। तो उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं नाम ले लेती हूँ क्योंकि उपकार है मेरे ऊपर उनके। इतना अच्छा पिक्चर तो मैं नहीं बना पा रही हूँ, बस पढ़ाना बच्चों को ये हमारा काम है। इस तरह से पिक्चर बनाना नहीं आता है, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ कि आपको हर विषय, हर कविता, हर पाठ या हर वो पंक्ति आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो कविता है समता की ओर, समता की ओर कविता मुकुट पांडे जी, इनका जन्म हुआ है 1895 बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और उनकी मृत्यु हुई है 1979 यानी कि 1989 में। और उनका परिचय है छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से लिखना शुरू किया। देखो सोचो, 12 वर्ष की अल्पायु, 12 वर्ष यानी कि वो बहुत छोटे थे। आजकल के बच्चे 12 वर्ष में सब लिखते हैं क्या? उनको बार बार बोलना पड़ता है कि अरे बैठो, लिखो, पढ़ाई करो, कॉपी पूर्ण करो, ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन वे खुद जो देखते थे आसपास पड़ोस में, अपने मित्र परिवार से या अपने पड़ोसियों से, जो भी उनको दिखता था वे लिखते थे। तो 12 वर्ष की आयु में उन्होंने लिखना शुरू किया। आपकी काव्य रचना में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता है, तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। मतलब यही नहीं कि उन्होंने कविताएं लिखी है, तो उन्होंने गद्य का भी लेखन किया हुआ है, निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पूजा के फूल, शैलबाला कविता संग्रह है, और लक्ष्मा अनुदित उपन्यास है। उपन्यास यानी कि छोटी कादम्बरी होती है। परिश्रम उन्होंने निबंध लिखे हैं। हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि उन्होंने लिखा। अभी समता की ओर ये जो कविता है, इस प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशानी, प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवनापन का सजीव वर्णन किया है। मतलब देखो इस चित्र में दिखाया है कि वो गरीब बच्चा है, छोटे भाई को लेकर तराजू में है, और एक वो अमीर आदमी है जो भी तराजू में है। तो जो अमीर लोग हैं उनको सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ मिलता है, अच्छा खाना है, अच्छा रहन सहन है, अच्छी सोच है, अच्छे दुशाले ओढ़ते हैं, अच्छे गालीचे में रहते हैं। देखो इस चित्र में वो देखो वो लड़की किस तरह से अच्छी सी सोई है दुशाला ओढ़कर, और वो लेफ्ट साइड में देखिए वो जो बेचारा गरीब आदमी है रास्ते पर सोया है, उसके बदन पर कोई चादर भी नहीं, चद्दर भी नहीं, कुछ भी नहीं है, भूखा सोया है वो। तो ये जो समाज की विभिन्नता है, इस विभिन्नता को देखकर मुकुटधर पांडे जी का मन, हृदय द्रावक हो जाता है, विषीर्ण हो जाता है। और जब उनको दुख लगता है, उनके आंखों से जब अश्रु आते हैं, तब वे क्या करते हैं?
कविता लिखते हैं, उनकी लेखनी झरझर लिखने लगती है। और उन्होंने कविता को नाम क्या दिया है? समता की ओर, कि हमने मानव जाति से किस तरह से समानता रखनी चाहिए। हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो कितनी समानता दी है। हमें लड़कियों को, औरतों को तो कितनी समानता दी है। आज हम हमारे घर से बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते, आज हम हमारा पगार पाते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा अपने नाम पर जमा करते हैं, हमारा खुद का घर लेते हैं, खुद के नाम पर भी घर लेते हैं। ये सब था क्या जिंदगी में हमारे? ये नहीं था। सिर्फ पुरुष प्रधान ही हमारी संस्कृति थी। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी, उस घटना के बाद स्त्री और पुरुष में समानता आई। वे पगार पाते हैं, पुरुष जी तो औरतें भी पगार पाती है। उनको जितनी छुट्टियां हैं, औरतों की भी उनकी छुट्टियां हैं। वे जिस तरह से डाम रोल नहीं डरते हुए लिखती है, बोलती है, उसी तरह से जिस तरह से पुरुषगण बोलते हैं। तो ये जो समानता की ओर हम आज लड़कियां पढ़ रही है, लिख रही है, ऊंचे ओहदे पर बैठ रही है, ऊंचे ओहदे की कुर्सी पर बैठ रही है, ये जो सब हमको मिल रहा है किसकी बदौलत? जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 50 साल पहले जो घटना लिखी थी, उस घटने में जो कायदे लिखे हैं सब, उसके जरिए हमें ये पुण्यदान प्राप्त हुआ है। उसी के जरिए हम आज अपने बलबूते पर खड़ी है। आज झांसी की रानी बनकर हम हमारे समाज पर, हमारे रास्ते पे हम लोग अच्छे से चलती है, फिरती है, घूमती है, बातें करती है। ये समानता हमको किसने दी है? बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। तो इस समानता को कायम बरकरार रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस समानता को कायम बरकरार रखना चाहिए। तो बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा हमको? कि सभी मनुष्य समान होते हैं। कोई भी मनुष्य अपने को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे पर उपकार करेगा तो ही वो इंसान के प्रति इंसान कहलाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको कविता पढ़ के सुनाती हूँ। बाद में मैं आपको ये समता की ओर का जो विधा है, नई कविता, इसका मैं आपको थोड़ा सा अर्थ बताऊंगी। पहले आप कविता सुन लीजिए। बीत गया है मंत भ्रांत शिशिर ऋत आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन अवनि में कुंजन टीका है छाई। पड़ता खूब तुषार पद्म दल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज है सो जाते, बाहर श्वान सियार चिल्ला कर बार बार है रोते। अर्धरात्रि घर से कोई जो आंगन में को जाता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन है मैं भय पाता। तारे निपट मलिन चंदने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौबारे, दीन दरिद्रे मत्थे ही पड़े शिशिर रुख के सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती है रूखी रोटी और न भाजी। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे है सुख साधन से पूरित सुगर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाए सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का क्या करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। ठीक है, इस तरह से ये कविता आप 4-5 बार घर में पढ़नी चाहिए। पढ़ो, मैंने आपसे बोला था कि आने से पहले कविता पढ़कर आ जाओ। मैंने आपको पीपीटी भेजी थी, क्या कहा था कि ये कविता अच्छे से पढ़ो, ये जो पीपीटी में दिया है वो अच्छे से याद करो। जब ये वीडियो आएगा तब आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगा और आप अच्छे से प्रश्न का उत्तर आप सादरीकरण में दे सकोगे। ऐसा मैंने आपसे कहा था। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। ओके, समता की ओर, मुकुटधर पांडे, विधा नई कविता। इसकी विधा क्या है? नई कविता। समता की ओर
इस कविता में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि शिशिर में मतलब जनवरी फरवरी में बहुत ठंड पड़ती है, मतलब अभी ये 2 महीने तो ठंड पड़ेगी ही। तो ठंड का परिणाम 3 चीजों पर पड़ता है। कौन सी चीजों पर? साधन संपत्ति, प्राणी और अभावग्रस्त व्यक्ति। बराबर। साधन संपत्ति पर भी पड़ता है ठंड का परिणाम, प्राणियों पर पड़ते हैं, प्राणी को कुछ खाना पाना नहीं मिलता है, उनको कोई चद्दर नहीं ओढ़ाता तो बेचारे भूख के मारे ठंड के मारे मरते हैं। अभावग्रस्त व्यक्ति यानी कि जिनके पास कुछ खाने को है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वे लोग भी भूख से मरते हैं, ठंड से कपकपा कर मरते हैं। तो इन पर ठंड का क्या असर होता है? हाँ बच्चों, यह बात हम इस कविता में देखने वाले हैं। और कवि का मूल उद्देश्य है कि अमीर और गरीब दोनों भाई भाई है। क्या है? अमीर और गरीब दोनों भाई भाई है, इसलिए धनवान और निर्धन इसमें दूरी नहीं चाहिए। धनवान ने निर्धन को सहायता करके उसे धनवान बनाना चाहिए। इस प्रकार समाज में समानता होगी, इसलिए कविता का नाम समता की ओर रखा है। देखियो बच्चों, धनवान ने निर्धन को अमीर बनाना चाहिए, धनवान बनाना चाहिए। जैसे देखो, मारवाड़ी, गुजराती, मद्रासी, ये जो लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जब बंबई में आते हैं तो उनका खुद का जब कारोबार बढ़ता है, धंधा बढ़ता है, उनकी दुकान होती है, तो वे अपने चाचा का भाई, मामा का भाई, इसका रिश्तेदार, उसका रिश्तेदार, अपने पूरे परिवार की टीम लेकर आते हैं और उनको अपनी दुकान में काम देते हैं, सिखाते हैं, पगार पे रखते हैं और फिर उनको उनका भी दुकान करवा के देते हैं, यानी कि वो उनको धनवान बनाते हैं। तो वो ऐसा नहीं बोलते कि अरे मैं अमीर हो गया, मेरे पास ये है, मतलब पैसा कमाने का जरिया है, तो मैं क्यों मेरे चाचा के लड़के को, मामा के लड़के को, भाई के लड़के को, मौसी के लड़के को मैं क्यों अमीर करवाऊं? ऐसा नहीं सोचते वे। वो लोग अपने जाति बिरादरी वालों को अपने साथ लेकर चलते हैं, समता की ओर लेकर चलते हैं। तो ऐसे हम लोग मराठी लोग में इतना नहीं होता है। मराठी लोग में क्या करते हैं, खाली खुद ही अमीर होंगे, वो अपने रिश्तेदार हो या सगा भाई हो या सगी कोई भी रिश्तेदार हो, उनको अपने से ज्यादा कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसी उनमें विषन्नता होती है, ऐसी उनमें विभिन्नता होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह लेखक का क्या कहना है कि धनवान ने निर्धन को सहायता कर उसे धनवान बनाना चाहिए। अभी समझो, जो रास्ते पर सोया उसे तो हम धनवान नहीं बना सकते, उसको हम चद्दर ओढ़ाएंगे, शाल ओढ़ाएंगे, उसको खाना देंगे या तो उसको उठाकर किसी आश्रम में लाकर रख देंगे, तो ये भी काम धनवान होने के समान ही हुआ। ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं आगे। हाँ, देखो, बीत गया है मंत भ्रात शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई दुतहीन अवनि में कुछ झंटी का है छाई। ये है हमारी पहली पंक्ति। ठीक है बच्चों, अभी इसमें देखो, हेमंत, हेमंत यानी कि ये नवंबर दिसंबर में आता है ऋतु। हाँ, भ्रात यानी कि भाई, और जनवरी फरवरी में ये शिशिर ऋतु आता है, तभी कोहरा रहता है। कोहरा यानी मराठी में हम लोग बोलते हैं धुक। मराठी में क्या बोलते हैं कोहरा को? धुक, कोहरा। हाँ, तो प्रकृति, प्रकृति यानी के धरती, और द्युतिहीन यानी कांति रहित। अवनी में, अवनी यानी के पृथ्वी, और कुझंटिका यानी के धुंधला का अंधकार। कुझंटिका क्या? धुंधला का अंधकार। कुझंटिका, कुझंटिका, धुंधला सा अंधकार। ओके, धुंधला सा अंधकार। तो ये जो धुंधला सा अंधकार है, वो किस तरह से मानव जीवन पर परिणाम करता है? देखो बच्चों, मुकुटधर पांडे कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से शिशिर ऋतु की विशेषता बताते हुए कहते हैं, हेमंत ऋतु का समय बीत गया और हेमंत के भाई शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु की कंपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति की आभा अर्थात चमक खत्म हो गई है और वह द्युतिहीन अर्थात सौंदर्य रहित हो गई है।
शिशिर ऋतु की कंपा देने वाली ठंड के कारण पृथ्वी पर धुंधला का अर्थात कोहरा छा गया है। बराबर, कोहरा यानी के धुक। और जब ऐसा धुक छाता है पृथ्वी पर, तब किसी किसी पेड़ के पत्ते पूरे झड़ जाते हैं और किसी किसी पेड़ के पत्ते, छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं। तो इसी तरह से लेखक कहना चाहते हैं कि बीत गया हेमंत भ्रात। हेमंत जो भाई है किसका? शिशिर ऋतु का, क्योंकि नवंबर दिसंबर में हेमंत ऋतु है और जनवरी फरवरी में शिशिर ऋतु है। तो जब ये हेमंत ऋतु निकल जाता है तो तुरंत शिशिर ऋतु आता है। तो इस तरह से लेखक कहना चाहते हैं कि प्रकृति हुई द्युतिहीन। इस ऋतु की वजह से क्या हुआ है कि प्रकृति, ये धरती मैया है जो हमारी माँ है, वो क्या हो गई है? कांति रहित हो गई है। सब जगह सूखा जैसा हो गया है और पृथ्वी पर धुंधला सा अंधकार छा गया है। अवनी यानी के पृथ्वी। ठीक है, आगे देखिए, आगे की पंक्ति देखिए बच्चों। पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिल खाते। पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। तुषार, तुषार यानी कि बर्फ, पद्मदल, पद्मदल यानी कि कमल दल, तालों में, तालाब में, और बिल खाते, कष्ट पाते हुए, कष्ट सहते हुए, अन्यायी नृप यानी कि राजा, और दंडों से यानी कि सजा, दंड यानी कि सजा, और यथा यानी कि जैसे। देखो बच्चों, ये जो मैंने आपको पहले पीपीटी भेजी है और ये अभी वीडियो के जरिए भी आप देख रहे हो, तो आपने ये सब शब्द के अर्थ अच्छे से लिख लेने हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन प्रश्न के लिए इनका बहुत आपको उपयोग होगा। ठीक है बच्चों, अभी इस पंक्ति का हम अर्थ देखते हैं। मुकुटधर पांडे कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, शिशिर ऋतु की ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रहा है। हाँ? इससे तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। जाहिर है ना, अगर समझो कोई पौधा है, उसको हम अच्छे से फूल आने चाहिए, पत्ते आने चाहिए, अगर ज्यादा पानी डाल दिया तो वो पौधा मर जाता है। बरोबर, अगर समझो कोई चीज अच्छी बनी है, हलवा पूड़ी, और अगर हम वो खाते हैं, अगर अच्छी बनी इसलिए अगर हमने अगर ज्यादा खाया तो क्या होगा? हमें एसिडिटी होगी, पेट खराब होगा, हमारा पूरी शरीर यंत्रणा बिगड़ जाएगी। बरोबर, तो इसलिए जो भी चीज अच्छी लगे उसे हमेशा कम खानी चाहिए। ये नुस्खा याद रखना बच्चों। तो जब तालाबों में खिले हुए फूल, उनको इतने कष्ट हो रहे, क्यों? क्योंकि बर्फ के कारण, वो जो कोहरा पड़ता है, बर्फ होता है, तो वो फूलों को जो जिस बाष्पीयता की, पानी की, जो श्वास की जो आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा श्वास मिलता है, ज्यादा पानी मिलता है और ज्यादा उसको ये मिलता है बर्फ। तो बर्फ की वजह से क्या होता है, वो जो पंखुड़ियां है उसकी झड़ जाती है, सड़ जाती है। तो इसलिए लेखक कहते हैं, पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। जिस तरह से कोई अन्यायी राजा अपनी प्रजा को सजा देता है, दंड देता है और उनको दुख देता है, उस तरह से उनकी अवस्था हो जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मुकुटधर पांडे लेखक जी कहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि शिशिर ऋतु की ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रही है, इससे तालाबों में खिलते हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। वह कष्ट कुछ इस तरह से हो रहा है कि जैसे कोई निर्दयी अन्यायी राजा, निर्दयी अन्यायी राजा क्या करता है कि तरह तरह दंडों से राज्य की प्रजा को दुख देता है, दुखी करता है, उनको मारता है, उनको हंटर से पीटता है, उनके कान में शीशे का रस घोलता है, उनको घोड़े की टाप से बांधकर दौड़ाता है, उनके पीठ पर पट्टों से मारता है, उनको कोड़े कोड़े बरसाता है, गर्म पानी उनके आंग पर डालता है। इस तरह से अन्यायी राजा कोई प्रजा को दुख देता है। इस तरह से दुख उन फूलों को होता है, क्यों? क्योंकि उन पर बर्फ गिरती है, ज्यादा पानी गिरता है और वो फूल और वो पत्ते क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं कष्ट के कारण।
ठीक है बच्चों, अभी आगे देखते हैं, तीसरी पंक्ति देखते हैं। देखिए मैंने आपको चित्र दिया है, किस तरह से ये फूल देखो, अगर इस पर कमल के फूल पर अगर ज्यादा पानी गिर गया, बर्फ गिर गया, तो वो झर के उसी पानी में मर जाएगा, किसी मंदिर में या किसी के ऊपर ये चढ़ने लायक नहीं रहेगा। उसी तरह देखिए राइट में भी ये दिया है कि किस तरह से राजा लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, दूसरे पर मारपीट कर रहे हैं, किस तरह से वे कर रहे हैं। देखिए इस चित्र में आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आगे की पंक्ति। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं। निशा काल, निशा यानी के रात्र, घरों में निज निज, निज मतलब खुद के, अपने घर में। निशा काल, काल यानी रात का समय। बाहर श्वान स्यार चिल्ला कर बार बार है रोते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्ला कर बार बार रोते हैं। आपने सुना होगा ना रोते हुए श्वान को, कुत्ते को, कि जब उसको ठंड लगती तो कैसा रोता है कुत्ता, ऐसा सुना होगा आपने। तो इस तरह से वो चिल्ला कर रोते हैं। बहुत बुरा लगता है जब हमारी नींद खुलती है और जब इस तरह से हम कुत्ते की आवाज सुनते हैं, तो उनको कोई परेशानी होती है, उन जानवरों को, या तो उनको भूख लगती है, खाना नहीं मिला रहता है, या तो उनको ठंड लगती है, या तो कोई ऐसी शक्ति, बुरी शक्ति दिखाई देती है, कोई काली छाया दिखाई देती है, ये सब बातें होती है, तब वो कुत्ता इस तरह से चिल्लाता है। तो वो लोगों को होशियार करता है कि भाई अब मुझे कुछ खाने को दो या आप जाग जाओ, इस तरह से। तो इस पंक्ति में देखिए मुकुटधर पांडे जी कविता इस पंक्ति में क्या बोलना चाहते हैं कि शिशिर ऋतु की रात का वर्णन करते हुए कहते हैं, शिशिर ऋतु में रात्रि के समय बहुत ठंड होती है। ऐसे समय लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, और पर घर से बाहर ठंड के मारे कुत्तों और सियार जैसे जानवरों का बुरा हाल है। ये असहाय प्राणी चिल्ला चिल्ला कर सारी रात रोते रहते हैं। सियार यानी के सियार, सियार यानी क्या, सियार, गिदड़, उसको गिदड़ भी बोलते हैं, सियार भी बोलते हैं, मराठी में हम लोग कोल्हा बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। चौथी पंक्ति देखते हैं बच्चों। देखो मैंने चौथी पंक्ति देखने से पहले आपको ये चित्र भी दिखाया। इस तरह से कुत्ते लोग वो जमा हो जाते हैं, गिधड़ वगैरह सब, हाँ, और रात को वो चिल्लाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने बिस्तर में दुशाला ओढ़कर रजाई में अच्छे से सो जाते हैं, है ना, है ना बच्चों। ठीक है, अभी देखो हम चौथी पंक्ति देखते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। क्योंकि जब अर्धरात्रि को इस शिशिर ऋतु में बहुत ठंड होती है, और ठंड के कारण तो हम लोग बाहर तो आते नहीं है, लेकिन अगर हम आ गए बाहर तो आकाश में शून्य गगन, शून्य यानी कि आकाश पूरा खाली रहता है, और गगन मंडल यानी कि आकाश, तो लख, लख यानी कि देखना, लख यानी कि देखना। और जब हम पूरे आकाश में देखते हैं, हम लोग पूरे जब आकाश में देखते हैं तो हमारा मन डरता है, भय से मन कांपता है। देखो ये मैंने आपको चित्र दिया है कि शिशिर ऋतु में जब बहुत ठंड होती है, लेकिन अगर वो आसमान की ओर देखते हैं, कि बाहर देखते हैं कोई यहाँ से कुत्ता चिल्ला रहा है, सियार चिल्ला रहा है, और हम आकाश मंडल में देखते हैं, तो आकाश मंडल में देखकर हमें क्या लगता है, डर लगने लगता है कि आसपास तो कोई भी नहीं है। और हम आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश पूरा खाली खाली है, और बाहर क्या है, प्रकृति में ठंड है, बराबर। तो हमारा मन भय से डर जाता है। आगे देखिए, आगे की पंक्ति देखिए बच्चों। तारे निपट मलिन चंदने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। बच्चों देखो,
लेखक कहना चाहते हैं, मुकुट पांडे जी कविता की इस पंक्ति के द्वारा, इस कविता के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि शिशिर ऋतु के ठंडक भरे इस मौसम में आकाश के तारे भी धुंधले दिखाई देते हैं और चंद्रमा का रंग पीलापन लिए हुए सफेद हो गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया हो। क्या हो गया हो? राष्ट्रीय संकट आ गया हो। निपट यानी के बिल्कुल, धुंधले यानी के मलिन यानी के धुंधले, चंद यानी के चांद, और पांडुवर्ण यानी के पीला रंग। मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। मतलब लेखक कहते हैं कि जब प्रकृति में कभी कभी हम बोलते हैं ना कि आज मन उदास हो गया है, ऐसा बोलते हैं ना हम। कभी कभी बोलते हैं कि अरे बारिश का मौसम तो नहीं है, बारिश गिर रही है। तो कोई कोई बोलते हैं कि हाँ बारिश गिर रही है ना, कोई सज्जन आत्मा कोई रो रही है, कोई सज्जन आत्मा रोई है, इस तरह से बोलते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि आसमान में सब धुंधला धुंधला जब दिखाई देता है तो अच्छा मन को फील नहीं होता है, तब अच्छा नहीं लगता है। तो कोई बोलता है कि कोई सज्जन आत्मा की मतलब मौत हो गई है, तभी पूरी कायनात में इस तरह का वातावरण हो गया है, इस तरह से बोल देते हैं। तो उस तरह लेखक जी बोलना चाहते हैं कि तारे निपट मलिन चंदने पांडु वर्ण है पाया। तारे बिल्कुल धुंधले जैसे हो गए, पूरा आसमान धुंधला हो गया है। और जो चंद्रमा है, पूर्णिमा होगी तो पूर्णिमा के टाइम पे वो जो चंद्रमा पूरा जो लाल होना चाहिए वो किस तरह से दिखाई दे रहा है? पांडु वर्ण। पांडु यानी के पीला, वर्ण यानी के रंग, तो पीला रंग वो दिखाई दे रहा है। मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। जैसे अभी देखो हमारे राष्ट्र पर कौन सा आया है? राष्ट्र पर क्या, पूरी जग जग पर आया है, कष्ट आया है ना, कोविड-19 का। और इस महामारी से हम चल रहे हैं, इस महामारी में हम जी रहे हैं, और जीकर जीवन प्रणाली को हमारी हम खुद सीख रहे हैं कि हमें कितना चाहिए और हमें कितना दूसरों को देना चाहिए। ये हमको इस कोविड-19 की इस बीमारी ने सिखाया है। बराबर है बच्चों? हमारी ज़रूरतें बहुत नहीं है, बहुत कम होती है, बहुत कम। लेकिन जब मन संतुष्ट समाधानी नहीं रहता है तो हमें सब कुछ चाहिए, और अगर मन समाधानी है तो हमको कुछ नहीं चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि तारे निपट मलिन चंदने पांडु वर्ण पाया। ये जो आसमान में चांद दिखाई दे रहा है, उसका रंग कैसा हो गया है? पांडु वर्ण, पीला, सफेद जैसा हो गया है। क्यों? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई राज्य पर संकट कष्ट तो नहीं आने वाला है, इस तरह से लेखक कहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आगे चलते हैं, छठवीं पंक्ति देखते हैं। देखिए मैंने आपको ये चित्र दिया है, आसमान, उस पर वो अस्पष्ट तारे, और ये चंद्रमा जो पीला होना चाहिए, मतलब ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का होना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं होते हुए कैसा दिख रहा है? पीला दिख रहे हैं, पीला यानी कि सफेद और पीला मिक्स जैसा दिख रहा है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे राज्य पर, हमारे राष्ट्र पर कोई जैसे मानो कष्ट आने वाला है या कष्ट आया है, इसलिए प्रकृति हमें ये संदेश देना चाहती है। इस तरह से कवि बोलते हैं, मुकुट पांडे जी। ठीक है बच्चों, देखो आगे की पंक्ति। देखो संकट, क्या क्या संकट आ सकते हैं? धरती फटती है, समुद्र का पानी बाहर आता है, कोई रोग राई मारामारी हो जाती है, कुछ भी होता है, लोगों को खाना नहीं मिलता है, खेती नहीं होती है, और अगर खेती होती भी है तो वो खेती का जो अनाज है, धान है, वो लेने वाले कोई नहीं होते हैं। मतलब सब दुनिया में हाहाकार मच जाता है, हाहाकार होता है। इस तरह से कवि कहना चाहता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, छठवीं पंक्ति देखिए। धनियों को है मौज रात दिन, है उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। मतलब जो धनी लोग हैं, धनी यानी कि अमीर लोग हैं, हाँ, पौबारे का मतलब क्या हुआ? लाभ का अवसर मिलना। पौबारे यानी कि लाभ का अवसर, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, वो बड़े अहदे पर है, उनको बड़ा पगार मिल रहा है, या तो वो बड़े दुकानदार है, बड़े व्यापारी है, इसलिए उनके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? इस ठंड का मजा उठाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा अच्छा दुशाले ओढ़ते हैं, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाते हैं। उनको ठंड का कोई गम नहीं होता,
ठंड का कोई उन पर परिणाम नहीं होता। लेकिन उसके विरुद्ध में, उसके ऑपोजिट में क्या होता है, दीन दरिद्रों के मत्थे, मत्थे यानी कि भाग्य में, दीन दरिद्र, दीन यानी कि गरीब, हीन, उनके मत्थे, उनके भाग्य में शिशिर दुख के सब पाले पड़ जाते हैं। शिशिर यानी कि ठंड, वो ठंड के वजह से बेचारे कांपते हैं, उनको खाना नसीब नहीं होता है, उनकी कांति सूख जाती है, उनके चेहरे की आभा नष्ट हो जाती है और उनको ठीक से नींद भी नहीं आती, पेट में भूख लेकर सोते हैं बेचारे। तो ये जो फर्क दिखाया है अमीर और गरीब का, तो ये फर्क नहीं होना चाहिए बच्चों। और अगर समझो अभी आप हैं, आपके स्कूल में सब बच्चे हैं, तो किसी के डिब्बे में ऑमलेट होगी, चपाती होगी, किसी के डिब्बे में सूखी भाकरी होगी रात की, किसी के डिब्बे में फोड़नी का भात होगा, किसी के डिब्बे में 4-5 बिस्किट होंगे, तो किसी ने डिब्बा ही नहीं लाया होगा। इस तरह से बच्चे हैं। तो आप लोग जब मिल बांट के खाते हो ना, हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कभी कभी जाती हूँ क्लास में देखने को क्या क्या खा रहे हैं बच्चे, क्या क्या लाया है। अभी हमारे स्कूल में बच्चों को तो खिचड़ी वगैरह आती है, लेकिन वो बच्चे खिचड़ी भी खाते हैं, घर का डिब्बा भी खाते हैं। और खिचड़ी तो इस तरह से खाते हैं कि बड़ी प्लेट लेकर आते हैं और 4-5 जन उस प्लेट में साथ में बैठ के खाते हैं। कोई कोई बच्चे डिब्बा, खाली डिब्बा नहीं लाते। तो जब हम वो देखते तो हम बोलते, देखो बच्चों, इसको बोलते समानता। आपने अभी सोचा है क्या ये कौन है, ये किस जाति का है, ये किस धर्म का है, ये किस किस वर्ण का है, आपको आपने देखा नहीं। अभी आप किस तरह से भूख लगी है तो आप एक थाली में बैठकर खा रहे हो, बरोबर है। तो ये जो समानता है, ये समानता हमेशा जिंदगी भर बरकरार रखनी चाहिए। हमेशा हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई धनवान है, अगर कोई अमीर है, अगर कोई हमसे ज्यादा होशियार है, तो उनके साथ रहिए, थोड़ा तो असर पडेगा ना। मराठीमध्ये बोलतात ना की गुण नाही पण वाण तर लागला। तो इस तरह से जिंदगी सवर जाती है। और हमेशा बच्चों एक ध्यान में रखो, अपने से जो ज्यादा होशियार है और अपने से जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके साथ हमेशा रहिए। देखो, आपकी प्रगति तो होनी ही होनी है। कभी तो मुझे याद करोगे कि पालकर टीचर ने कभी ऐसी बात बोली थी करके। तो ये आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। तो इस तरह से कभी भी आपने धनी को वो धनी है, अमीर है, इस तरह से खुद को कभी कमी मत देखना चाहिए। उनके बराबर अगर हम नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन वहां तक तो हमें पहुंचना है। ये हमें खुद में खुददारी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। तो लेखक जी क्या बोलना चाहते हैं, मुकुट पांडे कविता जी इन कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों से क्या कहना चाहते हैं कि शिशिर ऋतु के ठंडक भरे इस मौसम में आकाश के तारे भी धुंधले दिखाई देते हैं और चंद्रमा का रंग पीलापन लिए सफेद हो गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आके गया। तो इसमें बोलते हैं कवि जी कि जो अमीर और गरीब वर्ण है, शिशिर ऋतु के होने वाले प्रभाव के दिखाते हुए कहते हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद मिलता है। वे रात दिन मौज मजा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। लेकिन गरीबों और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु क्या है, ठंड में एक दुख ही दुख है। ये ठंडी कैसी है, दुख का कारण है। इस तरह से वे बोलना चाहते हैं। तो ये जो ठंड है, ये किस तरह से उनको तकलीफ दे हैं, ये कवि कहना चाहते हैं। देखो बच्चों, जो अमीर है वो कश्मीर जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, महाबलेश्वर जाते हैं, माथेरान जाते हैं, जहां जहां ठंड है वहां पर ठंडी के मौसम में जाते हैं। सब अपने दुशाले विशाले सब लेके, स्वेटर वेटर लेके अच्छा अच्छा खाते हैं, पौष्टिक खाते हैं, बादाम पिस्ता हलवा सब खाते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं, घी खाते हैं। लेकिन जो गरीब है, इनको तो हलवा पूड़ी और घी तो नसीब नहीं होती, लेकिन उनको बेचारे को सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। तो ये जो फर्क दिखाया है कवि ने, आप देख सकते हो कि वो बेचारा किस तरह से सोया है कि उसके पास फटी हुई चद्दर भी उसको नसीब नहीं है। और वहां पर देखो कि वो ठंड में भी अच्छे से मौज मजे कर रहे हैं और घूम रहे हैं। तो ये जो विभिन्नता है, ये जो विरुद्धता है, तो ये विरुद्धता हमें क्या करनी है, खत्म करनी है। ठीक है बच्चों।
अभी देखो 7वां कड़ी है, वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। मतलब ये जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं देखो, अच्छा अच्छा फलों का जूस पीते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो अपने छोटे अपने बच्चों को लेकर, अपने छोटे भाइयों को नंगे लेकर अपने पीठ पर लेकर गवंडी का वगैरह काम करते हैं, रास्ते का काम करते हैं, उनको पेट भर के रोटी सब्जी दाल भी नहीं मिल सकती, नहीं मिलती है उनको। और वो खाना कैसे खाते हैं, एक हमारे यहाँ पे जब काम चल रहा था तभी मैंने उन गवंडियों को देखा था, वो लोग कैसे खाना खाते हैं। वो लोग एक मोटा चावल रहता है, वो चावल का नाम है क्या चावल का नाम है वो, ऐसा मोटा चावल रहता है, वो शायद 28 रुपए किलो का मिलता है। वो चावल को वो पकाते हैं और चटनी बनाते हैं, भाजी भीजी नहीं, तीखा चटनी, मतलब लाल मिर्ची वगैरह डालकर, उसमें अदरक लहसुन डालकर, खोबरा डालकर ऐसी चटनी बनाते हैं, और उस चटनी के साथ में वो चावल खाते हैं। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। और अगर उन्होंने अगर समझो दाल बनाई तो उस दाल में भी वो चटनी डाल देते हैं और वो दाल पकाते हैं और उस दाल से वो चावल खाते हैं। और एक एक आदमी आधा आधा किलो चावल अकेला खा लेता है। काम भी उतना वो लोग करते हैं वैसा। तो ये जो उनकी और जो ये जो गरीबी है, वो जब देखते हैं ना, मैंने भी खाया था उनका चावल और दाल, देखा खा करके कैसे लगता है, अच्छा लगता है। हम लोग भी ऐसे ही खाते, थोड़ा हमारा बनाने का तरीका अलग रहता है, लेकिन उनको अच्छा लगा कि अरे हम मैडम जी के घर में हम लोग आए, मैडम जी ने हमारे थाली में से एक निवाला खाया, उनको अच्छा लगा। जब हम लोग बनाते थे तो हम भी उनको खिला देते थे कोई भाजी भीजी, लेकिन उनका जो रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका वो बिल्कुल अलग। और ये जो है अमीर लोग, उनके जो चोचले हैं वे अलग रहते हैं। तो लेखक कहना चाहते हैं कि जो अमीर लोग हैं वे हलवा पूड़ी खाते हैं, ताजी ताजी दूध मलाई खाते हैं, लेकिन जो गरीब है उनको सूखी रोटी और थोड़ी सी भाजी भी नसीब नहीं होती है। इसलिए उनका दिल, उनका मन दुख के कारण रो पड़ता है, उनके आंखों से आंसू झरते हैं। मुकुटधर पांडे जी कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, धनिक वर्ग के लोग हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाकर शिशिर ऋतु की ठंडक का आनंद लेते हैं, लेकिन गरीबों और दरिद्रों की एक वक्त के लिए सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती, अर्थात उन्हें उपवास करना पड़ता है। बराबर। तो वो उपवास यानी कि गरीबी, इस तरह से लेखक कहना चाहता है। अभी आगे की पंक्ति देखने से पहले एक चित्र देखते, देखो बच्चों, आगे की पंक्ति सुनिए, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। हाँ, वे सुख से यानी के आनंद से, रंगीन यानी कि अलग अलग कलर के, धनुष्य के जैसे इंद्रधनुष्य के रंग होते हैं ना, नीला पीला हरा गुलाबी कच्चा पक्का रंग, उस तरह से। और कीमती यानी कि उनकी कीमत भी ज्यादा होती है। ऐसे ओढ़े, ओढ़े यानी कि ओढ़ना, अपने अंग पर ओढ़ना, ओढ़े शाल दुशाले, शाल यानी कि अच्छी चद्दर, अच्छा गालीचा, वो दुशाले ओढ़ते हैं। कौन? जो अमीर लोग हैं। और जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके तो कंपित बदनों पर ओस की बूंदें भी पड़ जाती है, ठंडक पड़ जाती है, और ठंडक के कारण उनका शरीर, गरीबी के कारण उनका शरीर सिकुड़ जाता है, क्योंकि एक तो उनको पेट भरकर अन्न नहीं मिलता है, और ओढ़ने के लिए चद्दर भी नहीं मिलती है। ऐसे लोग आज भी हमारे भारत में हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारा भारत महान है। क्या बोलते हैं हम? हमारा भारत महान है। नहीं, कभी कभी दिल डरता है कि कहीं तो भी वो गाड़ है। बहुत डरता है दिल। क्यों डरता है? क्योंकि जब हम आज देखते हैं ऐसे कि भाई ये आदमी रास्ते पर सोया है, ये आदमी बस स्टॉप पर बैठा है, वो आदमी ये औरत ऐसे पागल जैसे रास्तों पर चल रही है, इन लोगों का कोई हमदर्द नहीं, कोई रखवाला नहीं, कोई उनको रोक कर पूछने वाला नहीं। अगर उनको हम रोक कर नाम भी पूछते तो उनको खुद का नाम बताने को भी नहीं आता। ऐसे लोग आज भी हैं। ऐसी कितनी झोपड़पट्टियां हैं कि उनमें लोगों को अच्छे से खाना नसीब नहीं होता। आज भी हमारे भारत में ये स्थिति कहीं कहीं पर है।
लेकिन कभी कभी लगता है कि ठीक है, पहले से ज़्यादा तो अभी भूखमरी नहीं है, मतलब एक वक्त का खाना खा लेते हैं। ये तो ऊपर वाले की देन है कि अभी हमारा भारत बहुत आगे बढ़ गया है ना बच्चों। लेकिन कविता के इस माध्यम से लेखक ऐसा बोलना चाहते हैं कि इन गरीबों के पास कुछ नहीं है, ना खाने पीने की चीजें हैं, ना अन्न है, ना ओढ़ने के लिए कोई चद्दर चार शाल दुशाले है, कुछ भी नहीं है। वे किसी प्रकार का आनंद व्यक्त ही नहीं कर सकते। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, अच्छी अच्छी ताजी भाजी हलवा पूड़ी खाकर इस शिशिर ऋतु का आनंद उठाते हैं। इस तरह से कवि इस कविता के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर देखो इसमें से कोई भी आपको अगर ऐसा लगा कि ये शब्द मुझे नहीं सुनाई देता है, समझ में नहीं आता है, तो आपने क्या करना चाहिए, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछना चाहिए कि मैडम ये शब्द हमको समझ में नहीं आया, ये पंक्ति हमको समझ में नहीं आई। आपने हमको पूछना चाहिए, आपके पास नंबर है मेरा। ओके बच्चों, आगे देखिए। वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। यानी कि कवि इस पंक्ति से कहना चाहता है कि मुकुटधर पांडे जी इस पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि धनिक वर्ग के लोगों पर ठंड का कोई बुरा असर नहीं होता, बराबर। और वे रंगीन और मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं, इससे उन पर जाड़े का तनिक भी असर नहीं होता। जाड़े का यानी कि ठंडी का। तो वे सुख से साधन से पूरित, पूरित यानी कि परिपूर्ण, सुघर यानी कि सुंदर, अच्छे घरों में रहने वाले, बड़े घरों में रहने वाले, फ्लैट में रहने वाले, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। लेकिन जो गरीब लोग हैं उन बेचारों के घर टूटे फूटे होते हैं, कहीं छप्पर नहीं है, कहीं पत्ता नहीं है, कहीं खिड़की टूटी हुई है, कहीं दरवाजा फूटा हुआ है, दरवाजा आधा ही है, तो वहां से ठंड की हवा आती है और उनको क्या होता है, तकलीफ होती है। इस तरह लेखक बोलते हैं कि मगर ऐसे समय गरीबों की बुरी हालत होती है, गरीबों को ठंड से कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है और ऊपर से उन्हें ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है। किसका सामना पड़ता है, ओस और पाले का। इस तरह से लेखक कहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जो जिनके घर है, बड़े बड़े बंगले हैं, उनके घर में ठंड तो पहुंचती नहीं है, फिर भी वे लोग दुशाले ओढ़ते हैं, अच्छे अच्छे गद्दों पर सोते हैं। लेकिन जो गरीब हैं उनके घर देखो कैसे है, वो कौलारू घर है, जैसे हम लोग बोलते हैं, हमारे गांव में ऐसे घर होते हैं, हमारे मालवण में। तो ये जो घर है उनकी जो बोलते हैं कूड़ी के घर, तो वहां से ठंड की हवा इतनी आती है कि ठंड के मारे बदन कांपने लगता है। अगर पेट में दाल चावल गर्म खाना नहीं है तो दुशाला भी ओढ़ने के लिए नहीं है, तो बेचारों की क्या हालत होती होगी ये आप जान सकते हो, है ना बच्चों। आपको इस चित्र से स्पष्ट हुआ होगा। आगे देखिए 10वीं पंक्ति देखते हैं। पहले हमें उधर की चिंता थी न सदा कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। यानी कि ये जो देखो प्रकृति है वहां पर सब है, अनाज है, अनार है, आम है, चीकू है, कटहल है, हर चीज के फल है, फ्रूट है, कलिंगड़ है। ऐसा कोई फल नहीं है कि पृथ्वी हमें देती नहीं है, बरोबर। और इस पृथ्वी हमें फल ही नहीं देती है तो हम जब वो अगर हम आम खाते हैं तो हम आम के पेड़ के नीचे चटाई डालकर, बोरी डालकर या तो चद्दर डालकर हम बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, हमें छांव मिलती है। ये सब हमको कौन देता है, हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति, हमारी धरती हमें देती है। तो इसलिए कवि बोलते हैं कि पहले हमें उदर की, पेट की कोई चिंता थी न कदापि सताती, कदापि कभी भी नहीं सताती थी। लेकिन माता सम थी प्रकृति हमारी, हमारी धरती कैसी थी, माता के जैसी, माँ के जैसी, क्योंकि हमारी पालन करती जाती। हमारी माँ, धरती हमारी माँ है ना बच्चों। जिस तरह देखो अगर किसी माँ के 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा किसी पैर से लंगड़ा है या ये, तो माँ को सभी बच्चे प्रिय होते हैं। माँ ऐसा बोलती है कि मेरा ये बच्चा गोरा है तो मेरा प्रिय है, एक काला है तो ये मेरा बच्चा प्रिय नहीं है, ऐसे नहीं है। माँ को सभी बच्चे प्रिय होते हैं। इसलिए लेखक कहना चाहते हैं कि हमारी धरती हमारी माता समान है। वो क्या करती है, हमें खाना तो देती है लेकिन हमें निवारा भी देती है।
बराबर। आगे देखो बच्चों, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। यानी कि भाई, हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे बोलते हैं हम? तो बच्चों, लेखक जी कहना चाहते हैं भाई का भाई से भाईचारा होना जरूरी है, एक दूसरे पर उपकार करना चाहिए, क्योंकि भाई का भाई पर अधिकार होता है और इस अधिकार के माध्यम से जीवन की समानता, मानवता का संदेश जारी होता है। मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। हमारे मन में एक दूसरे के उपकार करने की भावना होनी चाहिए। इस तरह से लेखक जी कहना चाहते हैं, है ना बच्चों? तो इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? समानता की। और कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि सभी मनुष्य समान होते हैं। हाँ बच्चों, सभी मनुष्य समान होते हैं और किसी भी मनुष्य बड़ा या छोटा न समझने, मनुष्य को एक दूसरे पर उपकार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको इसका स्वाध्याय दूंगी। ठीक है बच्चों, नमस्ते।